अब हम समझने वाले हैं क्लाइंट एंड सर्वर इंटरेक्शन क्या होता है। इसमें कुछ कुछ टर्म है हमारे पास, देखेंगे कि डायग्राम में कौन कहां फिट होगा। पहली चीज है क्लाइंट, दूसरी चीज है सर्वर। क्लाइंट के तरफ क्या क्या है? क्लाइंट के पास HTML है, क्लाइंट के पास CSS है, क्लाइंट के पास जावास्क्रिप्ट है, क्लाइंट कर सकता है इनपुट वैलिडेशन। ठीक, ये इतने काम ये करेगा। ये डेटाबेस जो है ये इधर इधर ले आओ उठा करके इसको यहाँ पे। ठीक, डेटाबेस जो क्लाइंट की तरफ नहीं होता है। तो अब क्या होगा, HTML में एक पेज की डिजाइन बनाई जाएगी। हमने छोटा सा भी एक इनपुट बॉक्स लगा के बना करके भी देखा था। यानी टैग बनाया गया, क्या एक इनपुट बॉक्स लगेगा या एक बटन लगेगा या इसका कोई लेबल होगा, ये सारा काम हम HTML में करेंगे। फिर क्या होगा, CSS की बारी आएगी। आपने कहा भैया इसका बॉर्डर जो है वो बड़ा खूबसूरत सा बना दो, ग्रीन कलर का, इसका बॉर्डर रेड कलर का बना दो। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सबमिट का, जो सबमिट का टेक्स्ट लिखा है इसको ना येलो शेड में बना दो, और इसका जो बॉर्डर है ये ब्लू कलर का बना दो। जो पूरे पेज का बैकग्राउंड है ब्लैक कर दो। जो मन करे करिए, स्टाइलिंग कर रहे हैं वो सारी जिम्मेदारी जो है वो है CSS की। ठीक, HTML में कंपोनेंट टैग बन रहे हैं, CSS उनकी स्टाइलिंग कर रहा है। फिर बारी आती है जावास्क्रिप्ट की। अब रन टाइम पे अगर किसी टैग का डिजाइन चेंज करना है, फॉर एग्जांपल जब इस बटन पे क्लिक हो जाए तो आप चाहते हैं कि बॉर्डर ब्राउन की जगह ग्रीन हो जाए, कलर चेंज करना है बॉर्डर का, बटन का शेप चेंज करना है, कुछ भी, वो काम कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट। रन टाइम पे स्टाइलिंग चेंज करेगा, रन टाइम पे नया एलिमेंट ऐड करेगा पेज में और हटाएगा। तो यानी कि हमारे पेज को इंटरेक्टिव बनाएगा, वो काम जावास्क्रिप्ट करेगा। फिर बारी आती है सर्वर के साथ इंटरेक्शन की। ठीक, तो अब आज की डेट में क्या हम पेज को सबमिट करके रीलोड करके नहीं इंटरेक्ट करते हैं। हम कहते हैं पेज ऐसे चलता रहे, बटन पर आपने क्लिक किया, यहाँ पे पहला नंबर दिया था, यहाँ पे दूसरा नंबर दिया था, और आपने कहा यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो जाना चाहिए। आपने इस बटन पर क्लिक किया। ठीक, तो जैसे ही इस बटन पर क्लिक किया, अब जावास्क्रिप्ट जिम्मेदार हो गया। जावास्क्रिप्ट में इस इनपुट बॉक्स और इस इनपुट बॉक्स दोनों की वैल्यू उठाई और यहां से ये चल दिया। ठीक, चल दिया लेकर के, और जैसे ही यहां पहुंचा लेकर के सर्वर पर कोई तैयार था जिसका नाम था ऐड, एक कोड तैयार था ऐड नाम का, इसको दिया। जैसे ही इसको दिया कोड, इसने कहा क्या ले आए हो भैया, हम स्ट्रिंग और नंबर को नहीं जोड़ सकते, हम स्ट्रिंग और नंबर को नहीं जोड़ सकते। धोखे से बंदे ने यहाँ पे अपना नाम दे दिया था और यहाँ पे 2 लिख दिया था। धोखे से एडिशन के प्रोग्राम में किसी ने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया था और यहाँ पे 2 लिख दिया था। उसने कहा ऐसा नहीं कर सकता मैं, दोनों नंबर लेके आओ। फिर ये वापस गया, तो अब क्या हुआ, गया आया फिर कहा ये क्या कर दिए भैया, ऐसा नहीं करना था। तो इसने कहा ठीक है, अगली बार ऐसे डायरेक्ट मत जाना, ऐसे डायरेक्ट मत जाना। ठीक, तो क्या करना अगली बार? कहा अगली बार इसकी और इसकी वैल्यू उठाओ और इस पे वैलिडेशन लगाओ और चेक करो कि भैया दोनों नंबर हैं। अगर दोनों नंबर हैं तब चलो, अगर कोई एक नंबर नहीं है, उसमें आपने स्ट्रिंग दे दिया, तो यहीं पे मैसेज दे दो, अलर्ट कर दो कि ओनली एडिशन ऑफ नंबर इज अलाउड, हम स्ट्रिंग का एडिशन नहीं करेंगे। ठीक, तो अब इनपुट वैलिडेशन जब यही कर लिया तो ये जो जाते और एरर मिलती और वापस आते उस चीज से आप बच गए। तो ये इनपुट वैलिडेशन कौन करेगा? ये जावास्क्रिप्ट करेगी। जो जब आप एंटर करते हैं कोई चीज, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, आप एड्रेस इंसर्ट करते हैं, आप पिन कोड इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ भी इनपुट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप यहीं पे वैलिडेशन तैयार करिए
और उन वैलिडेशन के साथ इसको आगे भेजिए। ठीक, तो ये अब सर्वर के पास जब ये जाएगा, ये एकदम सही सही चीजें लेके जाएगा, सही डेटा ले जाएगा। फौरन इसने ये 2 और 2 इन्होंने भेजा आपकी, अब नाम भेजने का तो कोई चांस नहीं था, यहाँ इसने जोड़ा और 4 आया, ये इसने वापस भेजा इसको। तो जब वापस आएगा तो इसको फिर जावास्क्रिप्ट रिसीव करेगा, फिर से जावास्क्रिप्ट रिसीव करेगा, और क्या करेगा, उठा करके रन टाइम पर इस वेरिएबल में शो कर देगा 4। तो आपने देखा 2 + 2 = 2, आपने बटन दबाया, गया, एडिशन करवाया और लेकर के आ गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये इस टाइम पर ये जो था हमारा, ये क्लाइंट था, किस चीज पे काम कर रहा था। मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ ताकि आगे से मिटाने में दिक्कत ना हो। HTML का देखा, CSS देखा, JS देखा, और कैसे ये इनपुट वैलिडेशन करेगा और क्यों करना चाहिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं सर्वर पर। यहां से समझ गए होंगे कि इनपुट वैलिडेशन के बाद एक रिक्वेस्ट जारी है और सर्वर पर कोई बैठा हुआ है जिसने जोड़ दिया इसके लिए। ठीक, अब चलते हैं सर्वर पर क्या क्या हो रहा है। मिटा देते हैं इस ऐड फंक्शन को। सर्वर पर क्या क्या चल रहा है। पहला, नोड का सर्वर है तो नोड चल रहा है, जो भी सर्वर साइड की लैंग्वेज है वो चल रही है। उसके अलावा और क्या क्या है देखते हैं। पहला काम, नोड चल रहा है, गया, नोड में एक फंक्शन बना हुआ था एडिशन का, उसके साथ इंटरेक्ट करा, अपना रिस्पॉन्स लिया और चला आया। तो ये जो जा रहा है और ये जो आ रहा है, जो ये जा रहा है इसको कहते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी कि क्लाइंट से सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट जाती है। ठीक, और सर्वर क्लाइंट को जो वापस भेजता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, यानी सर्वर से क्लाइंट की तरफ रिस्पॉन्स वापस आता है। ठीक, अब हम समझ गए कि HTML CSS JS इनपुट वैलिडेशन क्या था। जो गया वो रिक्वेस्ट था और जो सर्वर से आया वो रिस्पॉन्स था, यानी 2 भेजा होगा इसने, 2 भेजा होगा, प्लस करना था तो प्लस भेजा होगा और 2 भेजा होगा, और इधर से इसने भेज दिया होगा आंसर में 4। ठीक, 4 आया और इन्हें उठा के 4 को डिस्प्ले कर दिया। तो ये सर्वर और क्लाइंट का इंटरेक्शन जो है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे बेस्ड होता है। अब हम थोड़ा सा अपने पिछले वाले पेज पर चलते हैं जो ये हम यहाँ पर बना रहे थे, और app.js खोलते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दिख रहा होगा, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। ठीक, डायग्राम नहीं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसकी जरूरत है मुझे। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। ठीक, यही रिक्वेस्ट है जो आएगी और ये रिस्पॉन्स है जो वापस जाएगा। और ये देख रहे होंगे कि रिस्पॉन्स डॉट एंड लिख के उसमें मैं लिख रहा हूँ कुछ, रिस्पॉन्स के हेडर में राइट कर रहा हूँ कुछ, तो यानी कि जो रिस्पॉन्स जाएगा उसका हेडर हमने कहा रिक्वेस्ट का HTTP कोड 200 सेट कर दिया, 200 मतलब ओके कंटेंट टाइप सेट कर दिया और उसको एक मैसेज भी दे दिया, रिस्पॉन्स को देके भेज दिया। ऐसी कुछ क्लाइंट की तरफ से आता तो रिक्वेस्ट में होता और हम रिक्वेस्ट में से रीड कर लेते। वापस आते हैं हम यहाँ पे, सर्वर पर नोड चल रहा है। अब बात आई कि थोड़ा हम और एडवांस बनते हैं और हम लॉगिन सिस्टम की बात करते हैं। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम कहते हैं कि अब ये 2 + 2 नहीं भेजेंगे, अब की लॉगिन सिस्टम की बात करेंगे हम। ठीक, चलिए, तो हम बात करने वाले हैं एक लॉगिन सिस्टम की कि क्या होगा। तो आपने कहा ठीक है बताइए क्या होगा। मैंने कहा एक तो मेरा क्लाइंट होगा जिसके पास इनपुट बॉक्स होगा, जहां वो यूजर नेम एंटर करवाएगा, कहेगा भैया यूजर नेम बता दो, और मुझसे पूछ लेगा कि पासवर्ड बता दो। और फिर एक बटन बनवा करके मुझसे कहेगा कि लॉगिन पर क्लिक कर दो। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, एक यूजर नेम का हो गया, एक इनपुट बॉक्स इसका हो गया, और एक ये बटन हो गया हमारा लॉगिन क्लिक करने के लिए। ठीक, ये HTML और CSS से बना है पेज और पीछे इसके बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट चल रही है, ये बात हम समझ चुके हैं।
ठीक, यहां से ये रिक्वेस्ट चलेगी, ये रिक्वेस्ट चलेगी। अब कैसे चलेगी मुझे पता नहीं है। ये रिक्वेस्ट हमारी गई, पहुंची है सर्वर के पास। ये है हमारा सर्वर, नोड सर्वर है। ठीक, इस पर एक फंक्शन बना हुआ है लॉगिन के नाम का। ठीक, ये गया होगा यहां से, तो अब हमें पता था कि इनपुट वैलिडेशन यहां पर हो रहा होगा। ये कहीं ना कहीं वैलिडेट कर रहे होंगे अपना डेटा, वैलिडेट कर रहे होंगे अपना डेटा, और वैलिडेट करके भेज रहे हैं, ये वैलिडेट करके भेज रहे हैं। ये आया यहाँ पर लॉगिन होने के लिए, आया लॉगिन को इसने बताया कि भाई मेरा यूजर नेम जो है वो ए है और पासवर्ड जो है वो 1 है और मुझे लॉगिन करने दो। तो इससे पहले ये कहीं ना कहीं रजिस्टर कर चुका होगा। अब हमारा ये एग्जिस्टिंग यूजर है कि नहीं है हमें जानना है। तो इस चीज के लिए हम एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं, हम एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं। इसमें सबका यूजर नेम और पासवर्ड पड़ा हुआ है। तो ये लॉगिन का फंक्शन क्या करेगा, ये इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, जाएगा, पूछेगा कि क्या यूजर ए पासवर्ड 1 के साथ एग्जिस्ट करता है। तो ये डेटाबेस दो रिप्लाई करेगा, या तो कहेगा यस अगर एग्जिस्ट करता है, और नहीं करता है तो कहेगा नो। मतलब इन दोनों में से कोई एक रिस्पॉन्स आ जाएगा इसके पास, या तो यस या तो नो। अगर नो आया तो ये रिस्पॉन्स में एरर भेज देगा, रिस्पॉन्स में ये रिस्पॉन्स है, एरर भेज देगा कि भैया यूजर नहीं एग्जिस्ट करता। अगर कहा यस तो ये अपना जो भी वैलिडेशन टोकन है भेज देगा, कह देगा हाँ भैया एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा, हमने HTML देख लिया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इनपुट वैलिडेशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गई, रिस्पॉन्स हो गया। Node.js का क्या रोल है, Node.js का रोल इस पूरे सर्वर को चलाने में है। डेटाबेस अलग चल रहा, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन Node.js की जिम्मेदारी है, उसके लिए ड्राइवर होंगे कुछ। सर्वर चल रहा है, ये लॉगिन का जो फंक्शन है जो ये सारा काम करेगा वो Node.js की जिम्मेदारी है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पर आऊंगा, अभी बात करेंगे, और बिजनेस लॉजिक। तो अब क्या हुआ कि कह दिया कि हाँ ठीक है ये हमारा यूजर था। ठीक, और साथ में अब ये इनपुट वैलिडेशन वाला पॉइंट भी देखते चलते हैं कि क्या है ये। एकदम अच्छी बात हमको समझ में आ रही थी कि गया और देख लिया, बट एक चीज के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है कि कोई खतरनाक आदमी, कोई खतरनाक आदमी यहाँ बीच में बैठा हो, यहाँ बीच में बैठा हो, और उसने ये जाते हुए पैकेट में ए और 1 लिखा था, और हमको पता था कि भैया जो नाम है वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। इसने यूजर के नाम को क्या कर दिया, 1 2 3 कर दिया। अब मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे ए नहीं मिलेगा, चला तो ए था पर रास्ते में किसी ने चेंज कर दिया और इसको कर दिया 1 2 3। अब हम जानते हैं कि फिजूल में मैं 1 2 3 लेके अपने डेटाबेस के पास क्यों जाऊं, मैं ये जाऊं पूछूं, मुझे पता है कि 1 2 3 करके नाम होता ही नहीं है किसी का, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं होता, हम नहीं पहचानते 1 2 3 को। तो जब भी कुछ ऐसा होगा तो जो ये इनपुट आ रहा है, आपको डेटाबेस के पास जाने से पहले यहाँ पे भी इनपुट वैलिडेशन करना है। आप सिर्फ फ्रंट एंड वाले पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको भी वैलिडेट करना है क्या नाम सही है, क्या स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अगर नहीं है तो आप यहीं से एरर भेज दीजिए, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये आपको सर्वर साइड इनपुट वैलिडेशन का भी फायदा समझ में आ गया। अब बची बात ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और बिजनेस लॉजिक कहने से मेरा क्या मतलब है। अब मैं मानता हूं कि ये बंदा जब आएगा ए और 1 तो दो चीजें होंगी, ये सर्वर साइड इनपुट वैलिडेशन क्लियर हो गया। अब दो चीजें होंगी, पहली या तो ये सही होगा यस, या तो ये गलत होगा नो। तो ये जो फैसला करना है आपको कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसी पार्ट को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ये सबके लिए होता है, मतलब जो हमारा एडमिन लॉगिन करेगा, मान लेते हमारा बहुत बड़ा सा सिस्टम है, उसके लिए भी ऑथेंटिकेशन होगा। जो यूजर लॉगिन करेगा, फॉर एग्जांपल अमेजन पे आप भी लॉगिन करते हैं एप्लीकेशन पे, आपका भी ऑथेंटिकेशन होता है यूजर नेम पासवर्ड से।
जो बंदा अपना सामान बेच रहा होगा वो भी लॉग इन करता है, उसका भी ऑथेंटिकेशन होता है, और जो कोई एडमिन होगा अमेजन का वो भी लॉग इन करेगा मॉनिटर करने को, उसका भी ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक, बट और ये ऑथेंटिकेशन होने के बाद अब आपको अलाउ किया जाता है काम करना। मैं जरा इसको इरेज कर रहा हूँ पेज को, ताकि थोड़ा कुछ जगह मिल जाए मुझे लिखने के लिए। ठीक, लेकिन जब आप एडमिन हैं, जब आप एडमिन हैं, जब आप सेलर हैं, सेल कर रहे हैं कुछ, जब आप यूजर हैं, आप यूज कर रहे हैं, इन तीनों टाइम जो एप्लीकेशन खुलती है और आपको जो काम करने देती है, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं परचेस होते वक्त। क्या आप किसी प्रोडक्ट का नाम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। वो अथॉरिटी किसके पास है? जो बेच रहा है उस प्रोडक्ट को, वो अपने प्रोडक्ट का नाम बदल सकता है। व्यू दोनों करेंगे, ये भी देखेगा कि प्रोडक्ट मेरे कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। एक प्रोडक्ट P1 आया इसके पास और वही आपके पास आया, आप इसको परचेस कर सकते, लेकिन इसका नाम P2 नहीं कर सकते, और ये इसका नाम P2 कर सकता है। तो इसकी अलग अलग अथॉरिटी है, इसको अलग काम करने की इजाजत है, आपको नहीं है। ऐसे ही ये एडमिन जो है ये मॉनिटर करेगा कि मेरे पास ये सेलर 1 है, ये सेलर 2 है, ये सेलर 3 है, कौन सबसे ज्यादा सेल कर रहा है। तो ये सेलर नहीं जान पाएगा, इसको अमेजन अथॉरिटी नहीं देगा ये देखने की मैं ज्यादा बेचा कि मेरे पड़ोसी ज्यादा बेचा, नहीं दी मैंने इजाजत। ये नहीं जानते, ये आइसोलेटेड है एक दूसरे से, अपने प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये उनकी क्वांटिटी सेट करना, उनका नाम, उनको मैनेज करना इनकी जिम्मेदारी है। बट ये क्या मॉनिटर करेगा, कितनी रिक्वेस्ट आई, कौन किस रिक्वेस्ट ने किस सेलर से सामान खरीदा, या और भी जो चीजें, या इन सेलर का अकाउंट डिलीट करना है, कौन डिलीट करेगा? एडमिन डिलीट कर देगा। ये यूजर इस सेलर का अकाउंट डिलीट नहीं कर सकता, कोई और सेलर किसी और सेलर का अकाउंट डिलीट नहीं कर सकता, उनको अथॉरिटी नहीं है, वो अथॉरिटी एडमिन के पास है। तो ये यूजर रोल होते हैं कि ये एडमिन है, ये सेलर है, ये यूजर, जो भी नाम दे। तो लॉगिन तो सब कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन सबकी हो रही, फिर ये फैसला कैसे होगा? इसी फैसले को करने को हम ऑथराइजेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में फर्क होता है और क्या फर्क होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे करते हैं तो आप बता सकते हैं विद एग्जांपल। नेक्स्ट बात आई बिजनेस लॉजिक की। बिजनेस लॉजिक आप नोड में लिखेंगे, ये नोड की जिम्मेदारी है। बिजनेस लॉजिक का मतलब एक आपने कोड लिखा हुआ जिसके जरिए ये सेलर डिलीट होगा, ठीक, वो बिजनेस लॉजिक है आपका। एक आपने कोड लिखा हुआ है जिससे कि आप प्रोडक्ट का नाम चेंज करेंगे, तो आपका बिजनेस लॉजिक है। एक आपने कोड लिखा हुआ है कि ठीक है इससे हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज करेंगे, वो आपका बिजनेस लॉजिक है। एक आपने कोड लिखा हुआ है किस तरीके से यूजर इस प्रोडक्ट को परचेस करेगा, वो आपका बिजनेस लॉजिक है। यानी जो आप कोड लिखते हैं बैकग्राउंड में, फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाएंगे। एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि भैया मुझे प्रोडक्ट बेचना है, तो वो कैसे बिकेगा, उसका जो कोड लिखा है वही आप कहा जाता है। तो होपफुली कि ये इतने टर्म आपको बिल्कुल कायदे से समझ में आ गए हो। क्लियर कर रहा हूं मैं। Node.js में आप एक ये पूरा का पूरा सर्वर बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप, या आजकल जो ट्रेंड में है, आप रेस्ट एपीआईज बना सकते हैं। यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर का इंटरेक्शन है, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ क्लाइंट सर्वर का इंटरेक्शन नहीं होता। आपके पास एक बड़ा सा डेटाबेस है, आपको इस डेटाबेस में से डेटा उठाना है, कुछ चेंजेस करना है और एक नए डेटाबेस में ले जा करके रख देना। तो यहाँ बीच में आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए, आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए जो क्या करेगी, इस वाले डेटाबेस में से डेटा लाएगी, जो आपको चेंजेस करने उसमें करेगी और ले जा करके दूसरे डेटाबेस में रख देगी। यहाँ क्लाइंट और सर्वर की बात नहीं है, ठीक।
सर्वर साइड स्क्रिप्ट हो सकती है, चल रही है, आपके लोकल होस्ट लोकल सिस्टम पे चल रही हो सकती है, चल रही है बस। ठीक, तो ये स्क्रिप्ट भी हम Node.js में बना सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट, मैंने कहा कि भैया एक स्क्रिप्ट बनाओ जो रोज दिन में एक बार चले, मेरे ये सारे क्लाइंट हैं, इनका डेटा उठाए, डेट ऑफ बर्थ चेक करे, जिसकी जिसकी आज डेट ऑफ बर्थ मतलब आज डेट बर्थडे है, उनको उनको ईमेल भेज दे हैप्पी बर्थडे का, या टेक्स्ट मैसेज भेज दे हैप्पी बर्थडे का। आपके पास स्टेट बैंक से, एक्सिस बैंक से, HDFC बैंक से भी आता होगा मेल। कोई बड़े जो मॉल वगैरह होते हैं वहां अगर आपका नंबर रजिस्टर होगा वेंडर के साथ, वहां से भी वो हैप्पी बर्थडे लिख के भेजते हैं। बहुत से लोग आपके बर्थडे पर एक ऑटोमेटेड ईमेल आता है, किसी को याद नहीं रखना, एक स्क्रिप्ट चल रही है, वो आपका डेटाबेस चेक करती रहती है, जिसकी जिसकी रेगुलर बर्थडे होती है उस दिन उनका डेटा उठाएगी और विश कर देगी। ये भी काम आप Node.js में कर सकते हैं। होपफुली ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई।